तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर विजन करेली पर। मैं ईश्वर आपके साथ संविधान स्पेशल की एक नई सीरीज के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको कल 1833 का चार्टर अधिनियम कुछ हद तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। चार्टर एक्ट दरअसल मैंने आपको पढ़ा दिया था और मैंने आपको ये बता दिया था कि दरअसल ये वो डेट आ रही है जब हमारा भारत 3 पार्ट में पूरा बढ़ चुका है। एक और जहां संविधान निर्माण की हमारी जो संविधान निर्माण की जो हम बोले पृष्ठभूमि रखा रही है। अब ये पृष्ठभूमि हमारी इस तरीके से है क्योंकि जो भी एक्ट आ रहे हैं हमारे ब्रिटिश संसद से, हमारे यहाँ दरअसल इस तरीके से कोई लिखित संविधान नहीं है, ना ही हमारे यहाँ कोई काम हुआ है। एक्चुअल में ये दरअसल क्या है, एक नियमावली बना रहे हैं धीरे धीरे कि अब जो है जो गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए हैं हमने प्रेसिडेंसियों में। और जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये दरअसल हमारा भारत है और ये हमारा भारत 1947 का भारत मैं आपको इधर बना के बता रहा हूँ। और ये कुछ प्रेसिडेंसियाँ थीं जहाँ पर अंग्रेज़ अपनी हुकूमत चला रहे थे और कुछ इस तरीके से आपको कुछ भारत की एक कंडीशन मैंने आपको बना के और बता दी है। ठीक है, चलिए तो हम आज वहीं से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी और यहाँ हमारी सबसे उभरती हुई प्रेसिडेंसी थी जिसको हम बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। और मैंने कल आपको ये बता दिया था कि ये दरअसल प्रेसिडेंसी इसलिए किनारे हुई क्योंकि समुद्र से आयात और निर्यात करने का काम अंग्रेज़ों के माध्यम से किया जा रहा था। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में मैंने 2 से 4 टाइप की बातें आपको बता दी थी। मैंने आपको ये बता दिया था कि अब जो है कंपनी के एकात्मक व्यापार को समाप्त कर दिया गया है। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि दरअसल हम ये देख रहे थे कि जब अंग्रेज़ 17वीं शताब्दी में भारत में आते हैं और 150 साल वो व्यापार करते हैं, उसके बाद फिर 1833 का ऐसा समय आता है कि जब कंपनी के हाथ से भारत की पूरी स्वतंत्रता को कभी भी छीन लिया जा सकता है कि वो अब जो है कहीं भी किसी भी हद में स्वतंत्रता में व्यापार नहीं करेगी। तो दोस्तों मैं दरअसल आपको ये बताना चाह रहा था कि ये 1833 के चार्टर एक्ट में जब भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक नियुक्त किए गए और जब उन्हें पूरे भारत की कमान सौंपी गई, तो इस उद्देश्य के साथ भारत को उनकी कमान सौंपी गई कि अब जो है ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश हस्तक्षेप का, कि अब हमें दरअसल भारत पे सीधा ही औपनिवेश बनाना है, इस पे शासन करना है, कंपनी का व्यापार करना यहाँ पर थोड़ी सा उन्होंने अपने पास रख लिया था। तो इस एक्ट की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस एक्ट के बाद मैं दरअसल आपको एक नए एक्ट की ओर ले चलता हूँ। हमें दरअसल 1853 का एक्ट पढ़ना है और ये 1853 का एक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टों में से एक है। इसको हम बोलेंगे 1853 का चार्टर एक्ट और ये एक्ट भारत में क्रांति का काम करेगा। अब मैं इसको आगे आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों 1853 के चार्टर एक्ट में कुछ विभिन्न परिवर्तन इस प्रकार आ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 1853 का जो एक्ट है, एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें ये कर दी गई है कि जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये जो गवर्नर जनरल नाम के जो व्यक्ति थे, वो दरअसल ये भारत पर हमारे औपनिवेश भारत पर दरअसल अपना राज कर रहे थे और वो इस तरीके से भारत को चला रहे थे। तो ये जो पद होता था गवर्नर जनरल का, ये प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा उन्होंने दरअसल आयोजित कराई कि अब ये इस पद को जो है प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा और इसमें हमारे इंडियन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। चूँकि ये एक ब्रिटिश पद था और ब्रिटिश लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हमारे इतने बड़े उच्च पद पर कोई भारतीय लोग सुसज्जित हो, क्योंकि वो भारतीयों के लिए काम करेगा और अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। कुछ हद तक उन्होंने ऐसा प्रावधान किया कि हो सकता है हम इसमें कुछ काम करेंगे और आगे इसकी चलाएंगे। और एक महत्वपूर्ण कार्य इसमें ये हुआ कि 1854 में एक लॉर्ड मैकाले आयोग का गठन किया गया। ये लॉर्ड मैकाले आयोग बहुत महत्वपूर्ण में से एक था जिसने शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत अच्छा काम किया। और इस एक्ट में कंपनी के विधायी और राजनीतिक मामले अलग अलग हो गए। ये जो विधायी और राजनीतिक मामले थे, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। हमें विधायी मामले, राजनीतिक मामले, या उन्हीं को हम बोलेंगे क्या, प्रशासनिक मामले। क्या बोलेंगे उनको हम? प्रशासनिक मामले भी एक्चुअल में उनको कह सकते हैं। तो दोनों को अलग कर दिया है। अब दरअसल इधर पे हो क्या रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 1853 के पहले का एक समय चल रहा है
अब इधर भारत, मैंने पहले भी कहा है, इधर भारत दरअसल तीन पार्ट में हमारा बट चुका है। एक हमारे भारत का इधर पे चल रहा है आधुनिक इतिहास, एक हमारे भारत का चल रहा है इधर पे आधुनिक इतिहास, एक हमारे भारत में इधर पे ही बीच में संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि रखा रही है, और एक इधर पे ही हमारा चल रहा है सारे के सारी क्रांतिकारी वीरों ने अपना मोर्चा उठा लिया है, क्योंकि अब इधर से हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई भी हो रही है। तो सारा का सारा जो भी है सामने आगे से सबका सब इधर पे ही मिलता है आगे। इसीलिए ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ पाता कि इस डेट में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पर जोड़ सकूँ। चूँकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ चूँकि आधुनिक इतिहास 17वीं शताब्दी में ही होता है, जब हमारे जहांगीर साहब की मृत्यु होती है, अकबर के बाद जहांगीर साहब की मृत्यु होती है और अंग्रेज़ अधिकारी एक आता है, वहाँ से शुरुआत हो जाती है। और धीरे धीरे फिर जो उत्तर पूर्ववर्ती मुग़ल रहते हैं, बहादुर शाह जफ़र तक आते आते, औरंगज़ेब तक आते आते इनकी सत्ता कमज़ोर पड़ जाती है और ब्रिटिश सत्ता जो है अपना पाँव जमा लेती है। और इसी के बाद 1857 की क्रांति हो जाती है और सामान्यतः वहाँ पर जाकर मुग़लों की जो शक्तियाँ हैं वो पूर्णतः लगभग कुछ हद तक बहुत ही कम हो जाती हैं, और इसके बाद ब्रिटिश जो है अपना राज शुरू कर देते हैं। तो ये जो 1854 के एक्ट में कुछ बातें आई, और यहाँ से एक व्यक्ति आ रहा है जिसको मैं बात बता दूँ आपको, लॉर्ड डलहौजी। इधर पे मैं थोड़ी सी बात आपको लॉर्ड डलहौजी की इसलिए बताना चाहूँगा कि ये लॉर्ड डलहौजी नाम के व्यक्ति इस तरीके के व्यक्ति हैं कि इसी एक्ट के माध्यम से इन्होंने ये पास कराया हुआ, दरअसल ये गवर्नर जनरल नियुक्त होकर आए हुए हैं। अब इनके समय में दरअसल बहुत सारे सुधार हुए, जैसे सामाजिक सुधार हुए, कुछ आर्थिक सुधार हुए, कुछ कुरीतियों पर उन्होंने, कुछ सामाजिक आर्थिक कुछ सांस्कृतिक सुधार भी इन्होंने की, शिक्षा के प्रति इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कुछ रेलवे बोर्ड का भी, रेलवे के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हालांकि लॉर्ड डलहौजी को हमें आपको अलग से पढ़ाना है। और लॉर्ड डलहौजी के ये तो ठीक काम थे, लेकिन दरअसल लॉर्ड डलहौजी के इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉर्ड डलहौजी ने इस एक्ट के माध्यम से इतना उत्पात मचा के रखा था कि ये जो भारत के बहुत सारी जो रियासतें थीं उनको हड़ापुर विलय नीति का अनुसरण कर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद में उन्होंने मिला लिया था। चाहे वो हमारे ग्वालियर के जयपुरा हो, यहाँ संबलपुर हो, या हैदराबाद की निज़ाम हो, या फिर इधर हो, कहीं भी आप देखेंगे, चाहे वो सिंध का क्षेत्र हो, पंजाब का क्षेत्र है, ये लॉर्ड डलहौजी ने विलय और हड़प की नीति के माध्यम से जब ब्रिटिश में मिला लिया। और भारत में दरअसल ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है, और इसके बाद भारत के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अब दरअसल हम जो हैं वो पूर्णतः अंग्रेज़ों के गुलाम हो चुके हैं और ये अपनी हुकूमत यहाँ पे चलाने लगे हैं। अभी तक तो केवल कंपनी व्यापार कर रही थी, अपनी लोग रियासतें चला रहे थे, तो उन्हें पता नहीं चल रहा था चूँकि वो व्यापार में टाल रहे थे। लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी ने इस तरीके की नीतियाँ जब अपनाई, भारत की धर्म पर हस्तक्षेप किया, तो लोगों की आत्माएं खुलने लगीं कि नहीं, अब हमारी स्वतंत्रता जो है वो छिन चुकी है और हमें दरअसल कुछ करने की आवश्यकता है इधर पे। इस 1853 के चार्टर अधिनियम में 2-4 मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बता दिया कि 1804 मैकाले आयोग का लगभग गठन हुआ था, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को नियुक्त किया गया था, राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को अलग कर दिया गया था, और एक विधान परिषद नाम की एक टीम बनाई गई थी। अब ये विधान परिषद कुछ नहीं होता था, ये हमारे जो गवर्नर जनरल रहता था उनकी एक विधायी संसदीय टीम रहती थी, जिसमें कुछ सदस्य रहते थे, वो इनको सुझाव देते थे कि आप अच्छा किस तरीके की अच्छी नीतियाँ बनाएंगे। लेकिन ज़्यादातर ये वही नीतियाँ बनाते थे जो इनके स्वार्थपूर्ण होती थी, ये इन्हें को लेदा नहीं था। तो मैं दरअसल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इधर इतना उत्पात हो चुका है अब, और 1853 के उत्पात के बाद हमारा एक बहुत बड़ी डेट आपने सुनी होगी, 1857 की महान क्रांति हो जाती है। वो इन्हीं महोदय के कारण हो जाती है कि इन्होंने भारत में बहुत उत्पात मचा के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा विलय हड़प की नीति अपना के चुकी है, धर्म पर बहुत ज़्यादा इन्होंने हस्तक्षेप किया हुआ है। और इस 1857 की क्रांति के बाद अब हमारे एक्ट पास होना बंद हो जाएंगे, चूँकि अब भारत में कंपनी का पूर्णतः समाप्त हो रहा है और सीधा ब्रिटिश संसद अपने हाथ में ले रही है, सीधा ब्रिटिश अपने हाथ में ले गई है। तो जब ये 1853 के चार्टर ख़त्म हो जाएगा तो अब सीधा ब्रिटिश संसद इधर पर क्या होगी, 1858 में सीधी 1858 का एक अधिनियम पास कर देगी, और ये अधिनियम भारत में पूर्णतः गुलामी वाला अधिनियम रहेगा,
मैंने आपको आज इस थोड़ी सी चर्चा 1857 की क्रांति पे इसलिए बताई क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो मैं आधुनिक भारत में उसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा। ये विषय भारत और उसका नहीं है, लेकिन मैंने जिक्र इसलिए किया है क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ मर्ज हो रही हैं। डेट से याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आप खुद हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अब बिल्कुल भी कंसेंटली क्वेश्चन आते हैं कि आप दरअसल उसमें आप कुछ खुद निकालिए क्वेश्चनों को अंदर से। रटा रटाया कुछ क्वेश्चन नहीं आता, पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक रहता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक रहती है। अब इधर पर बहुत सारी चीज़ लिंक है। जब 1853 का चार्टर अधिनियम लिंक है, उसमें लॉर्ड डलहौजी लिंक है, वहीं पर हमारा 1857 का ये लिंक है। तो क्वेश्चन थोड़े से हार्डली टिपिकली क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आप खुद ज़्यादा से ज़्यादा मुक्त टेस्ट की क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। आप, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप इसमें निकल जाएंगे। तो आज दरअसल मैंने 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ाया है। मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में। मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपने सुझाव हमारे आदि सर को भेजते रहें। हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो